हेलो स्टूडेंट्स। आज जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स को जनरली एडीएमई स्टडी भी कहा जाता है। ठीक स्टूडेंट, फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या रेस्पॉन्स या क्या इफेक्ट शो कर रही है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। अगर हम स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जनरली फार्माकोकाइनेटिक्स 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है एब्जॉर्प्शन, दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म और फोर्थ एक्सक्रीशन। ए डी एम ई मतलब हम इसको एडीएमई स्टडी भी कह सकते हैं और इसको फार्माकोकाइनेटिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी, पीके स्टडी। तो क्लियर स्टूडेंट, ये फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन है और बॉडी डज टू द ड्रग, एडीएमई मिलके बना होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई भी हम ड्रग होती है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से पास होगा, तो किस कैसे कैसे वो पास होगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में देखें स्टूडेंट, तो ब्रॉडली इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा पोर्ट ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब ये 4 पार्ट्स है। ठीक है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं पैसिव डिफ्यूजन में। तो स्टूडेंट, पैसिव डिफ्यूजन को हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन आयनिक डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन सेम टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो एक्सप्रेस बाय फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये होता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, किसी भी बैरियर के थ्रू अगर कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल पास हो रही है तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, तो पहला नॉन आयनिक डिफ्यूजन कहलाता है। इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड। मतलब लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग्स होंगी तो वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होंगी। और लास्ट पॉइंट है डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। जैसा कि नाम है इसका पैसिव डिफ्यूजन, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहला पॉइंट नॉन आयनिक डिफ्यूजन, दूसरा पॉइंट ये गवर्न होता है या एक्सप्रेस कर सकते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल अगर बैरियर के थ्रू पास हो रही है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए पैसिव डिफ्यूजन बेस्ट होता है, वही होता ही है। और डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, मतलब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट देते हैं स्टूडेंट पोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट को हम कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। सेकंड, या तो बल्क फ्लो कह सकते हैं या फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। तो इसकी 3 टर्मिनोलॉजीज है, कन्वेक्टिव, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन, याद रखिएगा तीनों। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट्स। वो ड्रग या वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मतलब 100 से कम है, तो वो पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैरासेल्युलर स्पेसेस के थ्रू होता है, मतलब उन्हीं के द्वारा होता है, उन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है वो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, या इसको कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है या जो भी मॉलिक्यूल है वो कैरियर के साथ अटैच होगा और फिर वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नोन एज कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इट डजंट रिक्वायर एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी एनर्जी रिक्वायर नहीं करता, सेम एज इट एज पैसिव डिफ्यूजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड करें तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी मिलती है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी के टूटने के से मिलती है हमको। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में डिवाइड होते हैं। सिम्पोर्ट मतलब अगर सेम मॉलिक्यूल्स के या आयंस के जो अगर मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है तो सिम्पोर्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो एंटीपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट 4 तरह से होते हैं, पैसिव, पोर, फैसिलिटेटेड, एक्टिव।
पैसिव पोर फैसिलिटेट एक्टिव, ठीक है। पैसिव को नॉन आयनिक कहते हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से गवर्न होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए होता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोर को क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव बल्क फ्लो फिल्ट्रेशन फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स और ड्रग। और एब्जॉर्प्शन का कैसे होता है, पैरासेलुलर स्पेसिस के द्वारा होता है। फैसिलिटेट में क्या होता है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कैरियर मेडिएटेड होता है। लास्ट वन एक्टिव, एक्टिव में ड्रग मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है और इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव देखिए तो प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होगा तो उनको एनर्जी मिलेगी, और सेकेंडरी में सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में डिवाइड होती है। अगर मॉलिक्यूल्स या आयंस का डायरेक्शन सेम है तो सिम्पोर्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एंटीपोर्ट। फार्माकोकाइनेटिक्स में पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली और उसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें स्टूडेंट्स, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन, ठीक है। ड्रग का मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेशन साइट से सर्कुलेशन साइट तक, ये कहलाता है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वही ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है जो लिपिड सॉल्युबल होंगी, ठीक है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी लाइपोफिलिक नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ अ ड्रग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट देन इट इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म सो इट इज लिपिड सॉल्युबल। अगर हमारी ड्रग वीक इलेक्ट्रोलाइट हुई, ठीक है, वीक एसिड या वीक बेस, तब वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी और तो वो लिपिड सॉल्युबल होगी, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होगी। अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हुई तो वो वाटर सॉल्युबल होगी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ मीडियम इज सेम देन ड्रग कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ड्रग तभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकती है जब मीडियम सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक ड्रग कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इन एसिडिक मीडियम, दैट इज एसिडिक ड्रग आर लिपिड soluble in acidic medium, so acidic drug are more absorbed in stomach। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एस्पिरिन, एस्पिरिन मोर सॉल्युबल होता है स्टमक में, ठीक है। बेसिक ड्रग आर मोर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पीएच एंड पीके ऑफ ड्रग आर सेम, अगर किसी भी ड्रग का पीएच पीके सेम होगा तो वो 50% आयोनाइज होगी और 50% अनआयोनाइज होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन साइड से सर्कुलेशन तक, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। अगर हमारा ड्रग वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा और वो लिपिड सॉल्युबल होगा। अगर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हुआ तो वो वाटर सॉल्युबल होगा। अगर मीडियम सेम होगा तभी हमारी ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। और एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में ही बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, लिपिड सॉल्युबल होगा और वो उनका ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्टमक में। तो एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टमक में, बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो मोर एब्जॉर्प्शन और मोर याद रखिएगा, बेसिक ड्रग मोर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन एंड एसिडिक ड्रग मोर एब्जॉर्ब इन स्टमक। और अगर पीएच पीके अगर सेम हुआ किसी भी ड्रग का तो 50% वो आयोनाइज होगा, 50% अनआयोनाइज होगा, ठीक है स्टूडेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स में पहला पैरामीटर एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोएबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बायोएबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोएबिलिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ वो ड्रग का फ्रैक्शन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच कर जाए, पहुंचे अनचेंज फॉर्म में, ठीक है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपको बायोएबिलिटी कहलाता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, तो बायोएबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द AUC फॉर IV रूट एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रूट। अगर आपको बायोएबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, AUC कंपेयर करेंगे, ठीक है, एरिया अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व, IV रूट का और पर्टिकुलर रूट का जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्सक्रीशन इन यूरिन, ठीक है। कंपेयरिंग कर देंगे एक्सक्रीशन इन यूरिन का तो दो ड्रग की हमको बायोएबिलिटी पता चल जाएगी। नेक्स्ट, बाय IV रूट द बायोएबिलिटी इज 100%। अगर हम ड्रग IV रूट के द्वारा देते हैं तो उसकी बायोएबिलिटी 100% होती है, मतलब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचे जाएगा अनचेंज फॉर्म में 100%, 100% वो रीच होगा अनचेंज फॉर्म में
सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें स्टूडेंट, तो एयूसी जो कर्व होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच होता है, ये एरिया अंडर कर्व है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व, ठीक। ये आईवी रूट और ये ओरल रूट के कंपैरिजन है। तो आईवी रूट का हम देख सकते हैं ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरल रूट, और ये स्टैंडर्ड कर्व है जो कि एरिया अंडर कर्व, टीमैक्स, सीमैक्स। एयूसी क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कितना हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। टीमैक्स क्या बताता है? टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए तो टीमैक्स बताता है। सीमैक्स क्या बताता है? मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन। Cmax maximum concentration, Tmax time to reach the maximum concentration, ये AUC एरिया अंडर कर्व हो गया। और ये क्या बताता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बताता है। तो एरिया अंडर कर्व क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों कर्व हो गए और ये बायोएबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। बायोएबिलिटी पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ने, FPM, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो बहुत ज्यादा हाई FPM शो करती है, मतलब कौन कौन सी ड्रग होती है जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है, ठीक है। तो वन बाय वन सब देखते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहेंगे। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही उसका मेटाबोलाइज हो जाना, कुछ पार्ट उसका मेटाबोलाइज हो जाए ड्रग का, वो कहलाता है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज रिड्यूस बिफोर इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसा कि नाम है इसका कि ये वो प्रोसेस है ड्रग मेटाबॉलिज्म का जब ड्रग की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो घट जाए, रिड्यूस हो जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही, ठीक है। ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही, यही कहलाता है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो अगर हम दूसरा पार्ट पढ़ें डेफिनेशन में, तो ड्रग शोइंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर नॉट गिवन बाय ओरल रूट। वो ड्रग्स जो FPM शो करती हैं या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है उनको हम जनरली ओरल रूट से नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, ठीक, उतनी थेरेपेटिक इफेक्टिव नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली, अगर किसी पेशेंट ने या किसी इंडिविजुअल ने ओरली ड्रग को लिया है, तो इट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब इन पोर्टल सर्कुलेशन, सबसे पहले वो ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी। आफ्टर पोर्टल सर्कुलेशन इट रीचेज द लीवर, ठीक है, लीवर में जाएगी, और हमको पता है लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, तो सम ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी। लीवर में पहुंचने के बाद कुछ ड्रग का पार्ट मेटाबोलाइज हो गया और फिर कुछ पार्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। तो ये ओवरऑल FPM का डेफिनेशन का मतलब डिटेल में ओवरऑल दे दिया, ठीक। अब देखते हैं ड्रग्स विथ हाई FPM, वो ड्रग्स जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा शो करती हैं। तो सबसे पहले नाइट्रेट्स आते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन, लिग्नोकेन, प्रोपेनोलॉल, साल्बुटामॉल और मॉर्फिन। तो अगर इनको याद रखना है तो नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ये याद रखने के लिए, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो हाई FPM या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म शो करती है। तो अगर याद रखना है तो नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। नाइट्रेट्स एन फॉर नाइट्रेट्स हैव में जो H है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन को बताता है, लार्ज में L जो बताता है लिग्नोकेन को बताता है, प्री में P जो है प्रोपेनोलॉल, और सिस्टमिक में S साल्ब्यूटामॉल, और मेटाबॉलिज्म का M मॉर्फिन। तो नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। नाइट्रेट्स हाइड्रोकॉर्टिसोन, लिग्नोकेन, प्रोपेनोलॉल, साल्ब्यूटामॉल और मॉर्फिन, ठीक है स्टूडेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, बायोअवेलेबिलिटी पढ़ ली, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पढ़ने। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। इट इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट, ठीक है। ये रिवर्सिबल ट्रांसफर, ड्रग का ट्रांसफर होता है बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है।
आफ्टर द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन होने के बाद होता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल ट्रांसफर का ड्रग मॉलिक्यूल्स का, ये ड्रग का बिटवीन द बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट, बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट के बीच रिवर्सिबल ट्रांसफर होगा ड्रग कंपोनेंट का, ठीक है, या ड्रग मॉलिक्यूल्स का। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीडी। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि हमारी जो ड्रग है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी हमारी बॉडी में या बॉडी के कंपार्टमेंट्स में या कंपोनेंट्स में बोल सकते हैं। तो इट इज द वॉल्यूम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंटेन द एडमिनिस्टर्ड डोज। जो भी हमने डोज एडमिनिस्टर किया है उसको कंटेन करने के लिए कितने वॉल्यूम चाहिए, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। इफ दैट डोज वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द कॉन्सेंट्रेशन measured in plasma, ठीक है। तो इट इज द वॉल्यूम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंटेन द एडमिनिस्टर्ड डोज, ठीक, इफ दैट डोज वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड इन प्लाज्मा, ठीक है स्टूडेंट। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किन बातों पे डिपेंड करता है या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला है लिपिड की सॉल्युबिलिटी और दूसरा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपिड सॉल्युबिलिटी और प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट हाई कब होगा? अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है इसका मतलब मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू, टिश्यू में बहुत सारी ज्यादा अमाउंट की ड्रग है। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ तो मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड सर्कुलेशन। अगर वीडी ज्यादा हुआ तो टिश्यू में ड्रग का अमाउंट ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वीडी कम हुआ इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन में हमारा ड्रग का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने जाए तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, ठीक है। ये रेशियो होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इफ अ ड्रग इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, कोई भी ड्रग है जो प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज्यादा बाउंड है तो इसका मतलब क्या होगा? वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगी और लार्ज मॉलिक्यूल है तो वो कहां जाएगी? प्लाज्मा में रहेगी, ठीक है। और प्लाज्मा में रहेगी तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा पढ़ा, समझा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है। ये बताता क्या है कि हमारी जो एडमिनिस्टर्ड ड्रग होगी वो कितने वॉल्यूम में रहेगी, कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंटेन द एडमिनिस्टर्ड डोज। हमारी एडमिनिस्टर्ड डोज को कितने वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हाई है तो टिश्यू में ड्रग का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे ड्रग का अमाउंट ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये रेशियो है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा का, ठीक है। और अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज्यादा बाइंड है कर रही है तो इसका मतलब वो लार्ज मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगी और लार्ज मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने की वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स, वो ड्रग जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा है। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीपैट में या और भी एग्जाम्स में, फार्मेसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा है। तो पहला एग्जांपल है बेंजोडाइजेपिन जिसमें आता है डायजेपाम, क्लोरोडायजेपॉक्साइड, मिडाजोलाम, ठीक है। पहला एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन, इसमें आएंगे आपके डायजेपाम, क्लोरोडायजेपॉक्साइड और मिडाजोलाम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, साइक्लोस्पोरिन, विरापामिल, वारफेरिन, डिजॉक्सिन, फ्यूरोसिमाइड और इमिप्रामिन, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, बेंजोडाइजेपिन जिसमें डायजेपाम, क्लोरोडायजेपॉक्साइड और मिडाजोलाम आएंगे, क्लोरप्रोपामाइड आएगा, टॉलब्यूटामाइड, साइक्लोस्पोरिन, विरापामिल, वारफेरिन, डिजॉक्सिन, फ्यूरोसिमाइड और इमिप्रामिन, ठीक है स्टूडेंट। कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ लोडिंग डोज, ठीक है। लोडिंग डोज अगर हमको पता करना हो कितना, अगर मान लीजिए डोज कम हो गया और फिर अलग से हमको डोज देना तो लोडिंग डोज कहलाता है उसको। तो लोडिंग डोज को हमको कैलकुलेट करना हो तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ड्रग विच हैज लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिन ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगा इसका मतलब वो ड्रग कहाँ रहेगी? वैस्कुलर कंपोनेंट्स में रहेगी। तो वैस्कुलर कंपोनेंट में रहेगी तो अगर उसकी पॉइजनिंग होती है इन केस तो उसको हम डायलिसिस द्वारा ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। Drug which has low volume of distribution, that is drug restricted in the vascular components, poisoning is treated by dialysis, ठीक है। लो वीडी की जो ड्रग्स होंगी उनकी पॉइजनिंग हम डायलिसिस द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली हम यूज कहाँ करते हैं? लोडिंग डोज को डिटरमाइन करने के लिए।
और ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग के।